हाय एवरीवन, आज ये 17 अप्रैल 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। आईएमएफ के ताज़ा अनुमानों के अनुसार इंडियन इकोनॉमी का वैश्विक स्तर पे क्या स्थान है? तो इंडिया 6 स्थान पे है। भारत 5वें स्थान से खिसक करके 6वें पे आ गया है और यूके इंग्लैंड वापस 5वें स्थान पे पहुंच गया है। शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं की बात करते हैं तो यूएस पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे, जर्मनी तीसरे नंबर पे, जापान चौथे, यूके 5वें और भारत 6वें नंबर पे। भारत 5वें से 6वें स्थान पे जाने का कारण की बात करते हैं, रुपए की कमजोरी और जीडीपी का नया आधार वर्ष 2022-23 माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026, जिसको डीलिमिटेशन बिल 2026 बोला जाता है, इसमें लोकसभा की सीटें कितनी तय करने का प्रस्ताव रखा है? डीलिमिटेशन बिल 2026 में लोकसभा में 850 सीटें रखने का प्रस्ताव जारी किया गया। यह 131वां संविधान संशोधन विधेयक है जिसे अर्जुन मेघवाल ने पेश किया है। 850 सीटों में से 815 राज्य के लिए और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। विधेयक के अनुसार डीलिमिटेशन के तुरंत बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें 33% रिजर्व कर दी जाएंगी। ऐसा अनुच्छेद 324 क्लॉज ए में दिया गया है। भारत में अब तक 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन आ चुका है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था। 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में, ये 4 बार भारत में डीलिमिटेशन कमीशन आ चुका है। डीलिमिटेशन कमीशन की बात करते तो यह एक स्टेचुरी बॉडी है जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करी, कमीशन करी है, ताकि स्टेट असेंबली और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ किया जा सके। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 70 के तहत इसको क्या किया जाएगा, फॉर्मेशन किया जाएगा। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 इसमें क्या किया गया है, एसटी/एससी के रिजर्वेशन को कवर किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संशोधन की बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा 1971 की जनगणना के अनुसार सन 2000 तक सीटों के डीलिमिटेशन पर रोक लगा दी गई थी। फिर 84वां संविधान संशोधन भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें सरकार ने फ्रीज को 25 वर्षों यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो राज्यों की जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपनाने के लिए, ताकि जिस राज्य की जनसंख्या कम है उनकी सीटें कम ना हो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें आपको डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, किस कंपनी को गुजरात के धोलेरा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी मिल गई है? तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को धोलेरा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी मिल गई है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाना और चिप उत्पादन बढ़ाकर आयात कम करना है। इसमें 91,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमी जोन की बात करते हैं तो कांडला पोर्ट था, जिसको अब दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आर वैशाली ने जीता है। यह टूर्नामेंट साइप्रस में आयोजित हुआ है जहां इन्होंने कैटरीना को हराया है। अब वे विश्व विजेता के खिताब के लिए जू वेंज से भिड़ेंगे। आर वैशाली की बात करते हैं तो भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर हैं और आर प्रज्ञानंद की बहन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय रेलवे ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ से शुरू करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम से शुरू करने की घोषणा की है। यह भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है जो 27 अप्रैल से शुरू होगी। यह मदुरई मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, रामेश्वरम और दक्षिण भारतीय आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा कराएंगी। दक्षिण भारत के मंदिर की बात करते हैं तो द्रविड़ शैली में बने होते हैं, जो पिरामिड नुमा आकृति और विशाल गोपुरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय वायुसेना और जेई एरोस्पेस ने किस इंजन की डिपो सुविधा के लिए समझौता किया है? F404 इंजन के लिए भारतीय वायुसेना और जेई एरोस्पेस ने समझौता किया है। इस इंजन का उपयोग भारत के हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस में किया जाता है। समझौते के उद्देश्य की बात करते हैं तो इंजन की मरम्मत और रख रखाव भारत में ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एलआईसी ने हाल ही में कौन सा 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा माई एलआईसी और सुपर सेल साथ ही होगा। माई एलआईसी की बात करते हैं, यह ग्राहकों के लिए है ताकि प्रीमियम जमा कर सके
और पॉलिसी की जानकारी ले सके। सुपर सेल साथी की बात करते हैं तो एजेंटों और मध्यस्थों के लिए डिजिटल पहुंच बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को अरब सागर में तैनात किया है? आईएनएस ध्रुव को तैनात किया है भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में। यह देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और डीआरडीओ ने मिलकर के बनाया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोन्याक नागा जनजाति की कैंसर से लड़ने वाली जड़ी बूटी की पहचान किस विश्वविद्यालय ने की है? तो नागालैंड यूनिवर्सिटी ने की है। कोन्याक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं। 16 अप्रैल को विश्व स्वर दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम की बात करते हैं, हमारी आवाज की देखभाल है। प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं तो कर्नाटक में श्री गुरु भैरव केव मंदिर का उद्घाटन किया है। फीफा सीरीज 2026 की बात करते हैं तो भारतीय महिला टीम ने मलावी को हरा करके कांस्य पदक जीता है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, तमिल लेखक आर वैरामुथु को मिला है। उत्कर्ष 2029 की बात करते हैं तो आरबीआई की आगामी 3 साल की रणनीति है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय सी यू। भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रास्ती 1 कहाँ पे चलाया है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिला में चलाया है। ऑपरेशन त्रास्ती की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों मिलकर पार्टिसिपेट कर रही है। यह ऑपरेशन आतंकियों को मारने के लिए है। अन्य ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन सिंधु की बात करते हैं तो भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया था। ऑपरेशन मादा की बात करते हैं तो भारत सरकार ने म्यांमार में चलाया। ऑपरेशन सागर बंधु की बात करते हैं तो भारत सरकार ने श्रीलंका की मदद करने के लिए चलाया था। अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। हिंदी भाषा के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का सम्मान किसे मिला है? तो 1/12 को मिला है। यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल खाती का संबंध किस देश से है? तो मिस्र से। वर्ष 2026 में FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? नीदरलैंड और बेल्जियम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग ने ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को, उम्मीदवारों को, दल एवं चुनाव अधिकारियों को आपस में जोड़ता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो राजकुमार गोयल हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करते हैं तो प्रवीण वशिष्ठ हैं। चुनाव आयोग की विवरण की बात करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। अन्य सदस्यों की बात करते हैं तो सुखबीर संधू और विवेक जोशी है। इलेक्शन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 को इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो सुकुमार सेन थे। तथ्यों की बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो सिक्किम में किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत की बात करते हैं तो 67.13% है। उड़ीसा के कोनापुर और पूरी समुद्र तट की बात करते हैं तो इसको ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो इसके तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड अरविंद यशवंत पाटिल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। इस प्रतीक की बात करते हैं तो बहादुरी, अनुशासन, समर्पण जो वर्दी की बाईं आस्तीन पर लगाए जाते हैं। सिक्किम के विवरण की बात करते हैं तो नामयांगल वंश यहाँ पे था और इसको सिक्किम के इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो माउंट केटू गार्डविन आस्टिन है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है। भारत में हिमालय चोटी की बात करते हैं तो कंचनजंगा है, ये भी आपको ध्यान में रखना।
अन्य इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं, ड्रग तस्करी वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन सर्दन क्लियर किसने लॉन्च किया, तो यूएसए ने लॉन्च किया। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया वाला पहला पुलिस कौन सी हो गई, गोवा की पुलिस हो गई। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है, कीर्ति सुरेश बनी है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण प्रारंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है, तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है, तो अर्जेंटीना को चुना गया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ये भी आपको ध्यान में रखना। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 22 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में चलेगा और इसका उद्घाटन ममता बनर्जी करेंगी। सॉल्ट लेक स्टेडियम का संबंध किससे है, फुटबॉल से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूएसए और बांग्लादेश इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो बुक लो रहीवाला को मिला है और इसके लेखक रियो वाला है। दिल्ली पुस्तक मेले में फोकस देश की बात करते हैं तो स्पेन है। बिहार में 10वीं बार शपथ लेने वाले सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है, तो 23वां है। आईसीसी अंडर 90 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में कौन शामिल हुआ है, तो रोजर फेडरर शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अमिस्त्रा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ पे किया है, तो आनंद, गुजरात में किया है। इसका उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और प्लांट के नाम की बात करते हैं तो पाम नारो है। अन्य तथ्यों की बात करते हैं, पहली बार भारत के पीएसएलवी रॉकेट को किस निजी कंपनी ने बनाया है, तो एचएएल एंड एल&टी कंपनी ने बनाया है। यूपी के उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो मेरठ के बिरूद को और मथुरा के पोशाक को जीआई टैग मिला है। कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में फसल का अनुमान कितना था, 357 मीट्रिक टन था। यूएई के एयर शो कहाँ पे हुआ था, खोर फशान में हुआ था। इसमें आईएएफ तेजस ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया, तो उड़ीसा ने लगाया। इसके निर्माण, भंडारण, उपयोग, वितरण, बिक्री पे बैन लगा दिया गया है। बीड़ी और सिगरेट इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 47 मद्यपान रोक के तहत इसमें प्रतिबंध लगाया गया। तंबाकू, पान मसाला पे 40% टैक्स है, 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोत आईएनएस माहे का कमीशन कहाँ पे किया गया है, मुंबई में किया गया है। अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल किसने जारी किया है, ओमान ने जारी किया है। 10 दिवसीय शंघाई फेस्टिवल 2025 कहाँ पे मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है। ही मैन धर्मेंद्र का निधन हो गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध कीर्तिदा मेघमी का सिंगापुर में निधन हुआ। इनका संबंध किस राज्य से था, तो इनका संबंध उड़ीसा से था। इन्होंने 76,000 पेड़ लगाए थे, इसलिए इनको ट्री लेडी के नाम से ये प्रसिद्ध थी। प्लांट और ट्री कार्यक्रम इन्होंने चलाया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जुबिन गर्ग का निधन हो गया था सिंगापुर में, और ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत और सिंगापुर के बीच में MLAT संधि है। MLAT का फुल फॉर्म क्या है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है, जिसमें 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में आपराधिक मामले में सहयोग के लिए किया गया एक औपचारिक समझौता है। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं तो नाल्को के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, S विक्रमनाथ बने हैं। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। फाइट शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है, लियोनोर मेंडोसा ने जीता है और यह गोवा से है। मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल 2025 में तो भारत ने कुल 13 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया है। इसका संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में वो अध्यक्ष रहे थे। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में विजेता हुए थे। उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। उनकी बुक का नाम इंडिया स्ट्रगल था। फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने 1939 में किया था। उनका नारा था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का उन्होंने गठन किया था। 2026 का आयोजन श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार में हुआ था। 1943 में उन्होंने अंडमान निकोबार में झंडा फहराया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2026 में उनका 129वीं जयंती मनाया जाता है। पराक्रम दिवस की शुरुआत की बात करते हैं तो 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी।
2022 में इंडिया गेट पे किंग जॉर्ज फिफ्थ की प्रतिमा की जगह पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं तो वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आईडीएफए के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2025 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारत कौन से नंबर पे है? प्रथम है। और भारत में यूपी प्रथम पे है। केरल के कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे थुम्बा, वर्कला, पेरियार, वलियामाला, वेकल अब ये मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने मंगल ग्रह के मैप में शामिल कर दिया है। यूनिसेफ ने ICC के सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विच्छल अग्रगामी योजना की घोषणा किसने करी है? तो असम ने करी है। असम के सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा ने किया है और इसका उद्देश्य क्या है? स्किल डेवलपमेंट करना, इनोवेशन करना। इसमें जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और दिव्यांगों के लिए 40,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा अटल विच्छल अग्रगामी योजना के तहत। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं तो मैक्सिम बुटकोविच को शीर्ष यूरोपीय पुरस्कार वॉक्लाव हेवेल से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध यूक्रेन से है। पीएम मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है? तो इटली के प्रधानमंत्री की। दुनिया का सबसे ऊंचा 2050 फीट का जूजियोंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कौन से देश में है? तो चीन में है। भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किसको मिला है? चंडीगढ़ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आर्कटिक हवा के शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहां पे दस्तक दिया है? तो यूएसए के पोलर वर्टेक्स में फर्न तूफान ने दस्तक दे दिया है। कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। 2025 टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल है। एम्पायर सीरीज ने 98 एकेडमी अवार्ड में 16 नॉमिनेशन हासिल कर रिकॉर्ड बनाया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नोम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? किंग दादो को शीर्ष स्थान मिला है। प्रथम स्तर पे किंग दादो है चीन का, दूसरे स्तर पे अबू धाबी यूएई का है। भारत की बात करते हैं तो भारत में पहले नंबर पे बेंगलुरु है कर्नाटक का और विश्व में भारत का स्थान 46वां है। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर का स्थान 106वां है। देश स्तर पे बात करते हैं तो यूएई पहले पर, भारत का स्थान 70वें है। असुरक्षित शहर की बात करते हैं तो विश्व में प्रिटोरिया सबसे असुरक्षित शहर है। भारत में असुरक्षित शहर की बात करते हैं तो नई दिल्ली है। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स 2025 की बात करते हैं जिसमें भारत की रैंक क्या है? तो फायर पावर में भारत की रैंक 4th है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। एआई एशिया पावर में भारत की रैंक 3rd है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 99th है। इनोवेशन नवाचार में भारत की रैंक 38 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 96 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130 है। रिश्वतखोरी में भारत की रैंक 102 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है। खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक 118 है। शांति इंडेक्स में भारत की रैंक 115 है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। डेनिश प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में पीएससी अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में किया है। किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो झारखंड ने जीता है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसको मिला है? आर्याना सबालेको को मिला है और ये बेलारूस की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में किस भारतीय संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? तो TCS को दूसरा स्थान मिला है। एक्सचेंज कंपनी IT सर्विस पहले स्थान पे है, TCS दूसरे स्थान पे है और पहली बार AAA रेटिंग में आया है। TCS की वैल्यू की बात करते हैं तो $21.2 बिलियन है। तीसरे स्थान पे इन्फोसिस कंपनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो SAFF महिला इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा है? तो ईस्ट बंगाल FCI है। PM द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे है? तो अश्वगंधा से है। ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाला दुनिया का पहला
पैरालिसिस महिला का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से है और उनका नाम मिशेल बोयरोन है। भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौता की घोषणा करी है? तो न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार की घोषणा करी है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडो पैसिफिक महासागर पहल, जिसको इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव बोलते हैं, में कौन शामिल हुआ है? तो स्पेन शामिल हुआ है। यह एक स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य चीन को इंडो पैसिफिक एरिया में काउंटर बैलेंस करना या प्रति संतुलित करना होता है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की स्थापना 2019 में बैंकॉक में हुई थी। स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म का मुख्यालय भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मलक्का संधि की बात करते हैं तो हिंद महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है, सुमात्रा और मलेशिया में है। बड़ोदरा गुजरात की बात करते हैं तो C-295 हेलीकॉप्टर का निर्माण स्पेन के सहयोग से वडोदरा गुजरात में हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट संगठनों के नवीनतम सदस्य देश की बात करते हैं तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। SCO का 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। नेटो का 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 नंबर का सदस्य कौन बना है? इजराइल बना है। G20 का 21 सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन बना है। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो 2 दिवसीय पेसा महोत्सव 2025 कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। पेसा की बात करते हैं तो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1996 के एक्ट से हुआ था, दिल्ली बोरिया समिति की सिफारिश पे। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कहाँ पे हुआ था? दोहा में हुआ था। तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अभयदीप को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? चेन्नई में शामिल किया गया था। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया है और इसके लेखक कौन है? तो वासुदेव देवनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ओशोनोग्राफिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो INS सुदर्शनी ने प्रारंभ किया है। यह 13 देशों की यात्रा है और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम है और यह 22,000 समुद्री मील नॉटिकल माइल की यात्रा करेगी। 1 नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं तो पुरुष के लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो मध्य प्रदेश में रखी है। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाले दूसरी राष्ट्रपति बनी है? तो कर्नाटक राज्य से। और पनडुब्बी की बात करते हैं तो INS वगीर है और नेवल बेस की बात करते हैं तो INS कदम्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है टाइम हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो INS बेंगलुरु है। कंप्यूटर साइंस में टॉप 100 शामिल है और विश्व में प्रथम की बात करते हैं तो ये MIT USA का है, जिसमें आर्ट्स, बिजनेस, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरलाइंस को NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है? अंत हिंद एयर, फ्लाई स्काई और शंख एयर को उड्डयन मंत्री ने NOC दे दिया है। BIS द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड IS 19445 2025 का संबंध किससे है? तो बम डिस्पोजल सिस्टम से। सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो IIT पटना में हुआ है। अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने 2025 कतर फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पिक्सल के साथ समझौता किया है। यह समझौता इन स्पेस, भारत और पिक्सल के बीच में हुआ है और मॉडल की बात करते हैं तो PPP मॉडल पे आधारित था, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोलते हैं। योजना की बात करते हैं तो 5 वर्ष में 12 से 13 उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। पिक्सल के हेड की बात करते हैं तो अवैस अहमद हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसरो के और इम्पोर्टेंट मिशन की बात करते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक उपग्रह की बात करते हैं तो LVM-3 से लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह की बात करते हैं तो CMS-03 है,
इसको LV-M3 M5 से लॉन्च किया गया है। निसार की बात करते हैं तो नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रेडार है और इसको GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। इसरो का 7वां मिशन की बात करते हैं तो NVS-01 है। SPAD-X की बात करते हैं तो ये डॉकिंग से संबंधित है, इसको PSLV C-60 से लॉन्च किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने किस राज्य के पर्वतीय अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, तो यूपी के। भाभा एशियाई युवा खेल 2025 में भारत दल ने कितने पदक जीते हैं, तो 48 पदक जीते हैं। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इलम पर्थी बने और 91वें नंबर पे आर्यन वर्षे बने। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, इलम पर्थी बने। 91वें नंबर पे आर्यन वर्षे बने। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है, तो मद्रास हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ग्रासा माचोल को दिया गया है, ये मोजाम्बिक के रहने वाले। कार्य की बात करते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार की राशि 1 करोड़ रुपए होती है। सिफारिश की बात करते हैं तो इस पुरस्कार की सिफारिश शिवशंकर मेनन समिति के आधार पर हुई थी। 2024 के विजेता की बात करते हैं तो मिशेल बाचेलेट हैं, यह चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ग्रासा माचेल नेल्सन मंडेला की पत्नी है। मोजाम्बिक की बात करते हैं तो मोजाम्बिक देश अफ्रीका महाद्वीप में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं। पीएम मोदी ने नए विधानसभा भवन का अनावरण कहाँ पे किया है, छत्तीसगढ़ में किया है। चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है, तो नौरादेही मध्य प्रदेश को। पहले नंबर पे कूनो है, दूसरे नंबर पे गांधी सागर है, तीसरे नंबर पे नौरादेही है मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है, तो बोत्सवाना से। भारतीय मूल की गाजला हाशमी ने USA के किस राज्य में उप सीनेट का चुनाव जीता है, तो वर्जीनिया में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ पे किया है, तो उत्तराखंड ऋषिकेश में किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण की 233 साल पुरानी पांडुलिपि कहाँ पे मिली है, तो रामकथा संग्रहालय अयोध्या में मिली है। बरामा प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है, दबंग दिल्ली ने जीता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो कार्तिक आर्यन को मिला है। अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट केचर किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया है। बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे वर्ष 2025 विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। RBI ने HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति करने की मंजूरी दी है, तो कैजाद भरूचा को मिली है। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। भारत में अब तक 12 सार्वजनिक बैंक है जिसको पब्लिक बैंक भी बोलते हैं। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा है, स्वीडन है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य किया है, तो अनुच्छेद 22 के तहत। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और इनका संबंध किस खोज से था, तो DNA डबल हेलिक्स मॉडल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो UAE के साथ समझौता किया है। स्मार्ट सिटी के आधार की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थिरता पर आधारित होगा। UAE की बात करते हैं तो UAE की राजधानी अबू धाबी है और UAE की मुद्रा दिरहम है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं। सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम वांगला महोत्सव का समापन कहाँ पे हुआ है, तो मेघालय में हुआ है। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है, तो चेन्नई को मिला है। जनगणना की बात करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी, तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी, वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में। जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था,
2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशक के आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 16.51%, और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है, जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा है, जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है, जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप के.एन. राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? इसका मुख्य ध्यान कृषि एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी, जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल
सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी? तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप डीआर गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी? यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी। यह डीपी दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है।
इसी समय 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन और उसके प्रावधान के बारे में देखने वाले हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 भी जोड़ा गया, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। इस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फजल अली कमीशन का गठन 1953 में इसी उद्देश्य से हुआ था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर के 62 कर दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इस संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब जाकर के 22 भाषाएं हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। हालांकि इसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि सीमित है और इस संविधान के मूल ढांचा को नहीं बदल सकती है। 26वां संविधान संशोधन 1971 की बात करते हैं। राजाओं को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, जो देशी रियासतों के एकीकरण के बदले में दी जाने वाली एक बड़ी राशि थी। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और ये भारत का 22वां राज्य सिक्किम बन के आया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए और प्रस्तावना में अब तक ये एकमात्र संशोधन रहे। 42वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, जो भाग 4A में अनुच्छेद 51(1) को जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में विषयों को हस्तांतरण किया गया, जिसमें 5 विषय वन, वन्यजीव, मापतोल, न्याय प्रशासन और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। नए अनुच्छेद आर्टिकल 39A जो निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। आर्टिकल 48A जो पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाता है, ये भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं। ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार में बदलाव किए जाते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे कानूनी अधिकार, जिसको लीगल राइट बनाया गया, जो अब अनुच्छेद 300A में है। पहले इसमें आर्टिकल 30 पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं।
इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति को अनिवार्य किया गया। संविधान में कैबिनेट शब्द की पहली बार उल्लेख इसी संशोधन में हुआ था। आ जाते हैं 52वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो 1985 में हुआ था। राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून आया था, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। संविधान में 10वीं सूची जोड़ी गई, जिसका उद्देश्य दल बदल को रोकना था। आ जाते हैं 61वें संविधान संशोधन, जो 1989 में हुआ था। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आ जाते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ शामिल किया गया। 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं। ये शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जिसमें नगर पालिका नगर निकाय से संबंधित है। संविधान में भाग 9 ए और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय हैं। आ जाते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 की बात करते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 51 ए क्लॉज के रूप में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। आ जाते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। अनुच्छेद 338 ए को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। इसके अनुसार कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। आ जाते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, जो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली होती है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति से संबंधित है। संविधान के भाग 9 बी अनुच्छेद 43 बी और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 की बात करते हैं। यह एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, जिसको नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के निर्माण की बात करता है, जिसका उद्देश्य कॉलेजियम पद्धति को बदलना था। आ जाते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर जमीन के आदान प्रदान से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 की बात करते हैं, जिसमें जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, इससे संबंधित है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर यह आया था। संविधान में अनुच्छेद 246 ए जीएसटी का उल्लेख है और अनुच्छेद 279 ए जो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख, जिसका प्रमुख भारत के वित्त मंत्री होता है, ये सब जोड़ा गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। इसमें यह निर्धारित किया गया कि कौन सी जाति पिछड़ा वर्ग में आएगी और यह अधिकार केंद्र सरकार का होगा। आ जाते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 की, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, 10% आरक्षण की बात किया जाता है। संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात किया जाता है। आ जाते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 की, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। आ जाते हैं 105वां संविधान संशोधन 2021 की। यह 102वें संविधान संशोधन में संशोधन करता है। यह राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी स्वयं की राज्य सूची में शामिल की जाने वाली पिछड़े वर्गों की जातियों की पहचान कर सके, जो शक्ति 102वें संविधान संशोधन में केंद्र के पास दी गई थी। राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2021 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। आ जाते हैं 106वां संविधान संशोधन 2023 की। इसे नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह 128वां विधेयक था। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है। इसे अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था
और राष्ट्रपति ने इसे 28 सितंबर 2023 को सहमति दे दी थी। यह अगला परिसीमन 2026 के बाद लागू होने वाले चुनाव में लागू होगा। आ जाते हैं 129वां संविधान संशोधन विधेयक की। ये संविधान संशोधन विधेयक है जो प्रस्तावित किया गया है, भारत का नवीनतम विधेयक है। जो यह वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया जाता है, जो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। यह रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश पर पेश किया गया था।